नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। खबर दिन भर में विस्तार से खबरें आप तक पहुंचाऊंगी। बात मुझे बहुत खराब लगी, गलत लगी वो ये कि हमारी कांग्रेस के लोग पहले बाहर कुछ और कहते हैं, अंदर कुछ और कहते हैं। और निश्चित तौर पर भी आपने कल ही का देखा होगा, नगर निगम का चुनाव हुआ मेयर का, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को सपोर्ट किया गया। तो आप सेक्युलर माइंड के आदमी हैं तो आप क्यों नहीं सहयोग करते, क्यों नहीं साथ देते। एक तरह से भाजपा को जिताने का काम उन्होंने किया। मुझे उसका भी बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा खेद हुआ और दुख हुआ कि हम कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनको जिताने के लिए काम कर रहे हैं। कि मैं नहीं जानता अंदर खाते क्या सेटिंग है, क्या मिली भगत है, क्या कुछ है, वो तो वही जाने। लेकिन मुझे उस चीज का बड़ा खेद है और मैंने इसलिए अपना निर्णय ये लिया है कि मैं अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त करता हूं और उनके साथ, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे देखा है। ये आपने सबसे पहले मेरे एरिया से शुरुआत की थी अपने कार्य की, एक एनजीओ के माध्यम से। मैंने उस समय देखा कि किस तरह से बहुत ही गरीब, जो बहुत गरीब लोग हैं, उनके एक एक घर जा करके उन्होंने लोगों की समस्याएं पूछी, उन पर काम किया, उनके समाधान की कोशिश की। किस तरह से उनके मन में गरीबों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति, दलितों के प्रति जो चिंतन है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। मैंने ये भी देखा, महसूस किया कि हम लोग, दूसरे पार्टी के लोग दलितों के प्रति डंडोरा तो बहुत पीटते हैं, लेकिन अगर काम किया है तो हमारे केजरीवाल साहब ने किया उनके लिए, बहुत सारे उनको सम्मान दिया है और भी कई योजनाएं उनकी दिल्ली में बनाई है जो उनके फायदे के लिए चल रही हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद से जो काम यहाँ पर दिल्ली में हुआ, वो कहीं ना कहीं लोगों की, आम जनता की भलाई में है और दिल्ली के विकास में भी उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अपने कार्यकाल में अच्छी एजुकेशन, अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात महाराष्ट्र चुनाव की कर लेते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर कहा था कि महाराष्ट्र में इस नारे के लिए कोई जगह नहीं। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है इस अजित पवार की टिप्पणी पर उनका ये रिएक्शन कि दशकों तक अजित हिंदू विरोधी विचारधाराओं के साथ रहे हैं, वो ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, हिंदुत्व विरोध जिनके लिए धर्मनिरपेक्षता रहा है। अजित को जनता का मूड समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे का मतलब नहीं समझ पाए अजित। फडणवीस का ये बयान अजित पवार के उस बयान पर जो बटेंगे तो कटेंगे को लेकर उन्होंने दिया था। पहली बात तो यह है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग है। इन तीनों में से कोई हो सकता है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, मुझे लगता है कि दशकों अजीत दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। सेक्युलरिज्म, देयर इज नो रियल सेक्युलरिज्म अमंगस्ट दोज हु कॉल देमसेल्व्स सेक्युलरिस्ट। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अजित पवार ने कहा था कि वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे से सहमत नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलते हैं। आप वो भी सुनिए। आप ये बता रहे हैं कि गौतम अडानी की मौजूदगी नहीं थी। अब मैं आ जाती हूं महायुति को लेकर जो आपके बयान सामने आए हैं। ये बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है वो आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है। आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है। और नहीं कर रहा है। ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है। नहीं करता।
फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेटमेंट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन उनको महाराष्ट्र का, यहाँ के लोगों का सोचना, यहाँ के लोगों को सोचकर फिर वोटिंग के लिए जाना, उसमें यहाँ शिवशाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा पूरे महाराष्ट्र में सांदा से बांदा तक लोगों के मन में गई है और वो उसी हिसाब से सोचते हैं। ये शायद ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे शायद। लेकिन यहाँ पर तो अभी बीजेपी के नेता मानने को तैयार नहीं है। कुछ जगहों पर होर्डिंग्स लगाए गए थे और आकर तो आपने आपत्ति जताई है कि ये नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा बीजेपी के नेताओं से। मैंने बताया ना आपको, बार बार क्यों दोहराए, मैंने बताया कि महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे नारे नहीं चलते। तो योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं बोलने चाहिए। नहीं, ये देखो आप क्या करते हैं, मैंने खाली बताया, किसी ने भी, आपने कल नारा किया तो भी वो आपने किया हुआ नारा यहाँ चलने वाला नहीं है। तो यही वो बयान जिस पर फडणवीस का रिएक्शन भी आपने इससे पहले सुना था। अब इस पर बात करने के लिए सीधे आपको मुंबई ले चलते हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, बटेंगे तो कटेंगे, यहाँ अजीत पवार का स्टैंड क्लियर, लेकिन फडणवीस का जो अब रिएक्शन आया है उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं महायुति में ये नारा एक संकट तो नहीं खड़ा कर रहा है उसी के लिए। शिरीन, दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो देवेंद्र फडणवीस पहले भी इस तरह के एक समान विचार वाली बात कह चुके हैं। वो कह चुके हैं कि शिवसेना के साथ जो हमारा गठबंधन है वो नेचुरल अलायंस है, लेकिन एनसीपी के साथ जो हमारा गठबंधन है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस है। कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के तहत ये अलायंस किया गया है, ये खुद देवेंद्र फडणवीस सार्वजनिक मंच पर कह चुके हैं। दूसरी बात, कल ही आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिवाजी पार्क में रैली थी। उस रैली में महायुति का नाम दिया गया था, भव्य रैली का, लेकिन वहाँ मंच पर एनसीपी अजीत पवार गुट का एक नेता या एक भी उम्मीदवार नहीं मौजूद था। मुंबई के महायुति के जितने उम्मीदवार थे सभी उस मंच पर मौजूद थे, सबसे पीएम मोदी मिले, लेकिन एनसीपी अजीत गुट का कोई उम्मीदवार। मृत्युंजय, एक अपडेट पहले दे दे, फिर लौटूंगी आपके पास। देखिए, देवेंद्र फडणवीस के बयान पर अजीत पवार की प्रतिक्रिया भी आ गई है। बटेंगे तो कटेंगे का विरोध सभी ने किया, सबने विरोध किया तो मैंने भी किया। अजीत पवार का भी अब इस पर बयान सामने आ गया है। देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने अजीत पवार के बटेंगे तो कटेंगे के स्टैंड पर जिस तरह से अपना रिएक्शन दिया था, अब अजीत पवार को भी सुन लीजिए उसके बाद। पर अब फिर से पवार वर्सेस पवार हो रहा है बारामती में। आप 3 टाइम एमएलए हैं, फिर भी वहाँ पर अगेन इट इज़ दैट योर नेफ्यू स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, तो फिर से वही बात हो रही है। ये देखो, हमारे पार्टी ने पहले मेरा नाम एज अ कैंडिडेट के नाते डिक्लेयर किया, फिर बाद में उनकी लिस्ट आई और उन्होंने कैंडिडेट दिया। हर एक पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट देना वो पार्टी का अधिकार है, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि चुनाव के वक्त तो सबने विरोध किया तो मैंने भी किया। अजीत पवार का बयान, अब ये लेटेस्ट आप उनका रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से कहा था कि अभी वो इस बहुत लंबे समय तक जिस गठबंधन में रहे हैं वो उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन जी, क्या इस बटेंगे तो कटेंगे को लेकर कंफ्यूजन महायुति में? क्योंकि अजीत पवार पहले कहते हैं कि देखिए ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, हालांकि भले ही अभी वो कह रहे हैं कि विरोध सबने किया तो मैंने भी कर दिया। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने इस बात को कहा कि महाराष्ट्र का जो मतदाता है उसके मिजाज को देखते हुए आदरणीय अजीत दादा पवार ने इस बात को कहा है, क्योंकि महाराष्ट्र का मतदाता प्रायः विकास के ऊपर वोट डालता है। आप देखिए, ये पिछले के अगर अपन परिणामों को देखें, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, जब विकास की बात किसी पार्टी ने किया, किसी उम्मीदवार ने की, तो जनता ने उसको अपना आशीर्वाद दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपने गठबंधन के साथियों को कहा है, और ये अधिकार हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग सब एक नाव के सवार हैं। अगर हमारे किसी एक साथी की बात से वो वांछित परिणाम हाथ में नहीं आ रहा या उसकी कुछ उससे विरोधाभास पैदा हो रहा है, तो उसकी जानकारी हमको गठबंधन में देना जरूरी है। तो अपने उस दायित्व को, गठबंधन के उस दायित्व को आदरणीय अजीत दादा पवार ने पूरा किया है, और इसको मैं सोचता हूँ कि
भारतीय जनता पार्टी ने भी सकारात्मक तरीके से लिया है। मुझे अभी तक ऐसी कोई बात समझ नहीं लगी जहां उन्होंने इस बात को ये कहा हो कि अगर अजीत दादा पवार ने ये कहा है तो हम गठबंधन तोड़ उन्होंने देंगे या साफ कहा है, गठबंधन देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि अजीत पवार को जनता का मूड समझने में अभी वक्त लगेगा, वो इस नारे को समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो बहुत क्लियर कह रहे हैं कि समझ पर सवाल उठा रहे हैं अजीत पवार की। नहीं, उन्होंने ये जो आपने कहा, शायद मैंने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का बयान सुना है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जिस परिवेश से आदरणीय अजीत दादा पवार अभी आए हैं वहां पर शायद वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो बात ये कोई नई बात तो है नहीं, हम लोगों की विचारधारा बहुत ही स्पष्ट है और जब हम गठबंधन के साथ जुड़े हैं तब भी हमारी वही विचारधारा थी कि हम लोग पूरी तौर से धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास करते हैं और हमारे लिए मतदाता जो है वो किसी जाति, धर्म या किसी जेंडर में बटा हुआ नहीं है। हम लोग अपने मतदाता को एक भारतीय के रूप में देखते हैं क्योंकि भारत में सारे धर्म और जाति के मानने वाले लोग रहते हैं और हम लोग, सरकारें जो होती हैं वो पूरे देश के लिए काम करती हैं, पूरे प्रदेश के लिए काम करती हैं। तो इसलिए हम लोग मतदाता को हमेशा एक नागरिक के रूप में देखते हैं। हमने कभी भी उसमें भेदभाव नहीं किया उसकी जाति, धर्म या उसके किसी और मसले को लेकर। उसी आधार पर आदरणीय अजीत दादा पवार ने कहा है। जी, मैं कह रही हूँ आप जिस स्पष्टता की बात कर रहे हैं वो इस बयान को लेकर नहीं दिख रही है बृजमोहन जी, क्योंकि आप भी जानते हैं और लगातार हम देख भी रहे हैं कि चाहे रैलियां हो चाहे जनसभाएं हो, बीजेपी किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे के नारे को प्रमुखता से रखती है, बाकायदा पोस्टर्स तक लगे। लेकिन अजीत पवार सीधे आके ये कह देते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? इसको लेकर स्पष्टता तो गठबंधन में नहीं दिख रही। नहीं, मैं आपको फिर बता दूं, गठबंधन, एक तो पहले गठबंधन और विशेष रूप से जो एनडीए का गठबंधन है इसकी कार्य प्रणाली को भी थोड़ा सा मैं बताऊं आपको। हमारे इस गठबंधन में हम लोग बहुत खुलकर स्पष्टता के साथ एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। इससे कोई किसी पे दबाव नहीं डालता कि बीजेपी बड़ी पार्टी है तो वो छोटी पार्टी पे दबाव डाल दे या छोटी पार्टी। चलिए, आप भले ही कह रहे हो कि इसे लेकर स्पष्ट पूरी तरीके से आप लोग हैं, लेकिन देखना होगा। बहुत शुक्रिया बृजमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। आइए सीधे आपको जमुई लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री संबोधित चलाया प्रशासन के लोग, उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान का नेतृत्व किया। हमारे विजय जी तो यहाँ डेरा डाल करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया। यहाँ के नागरिकों ने, युवकों ने, माताओं बहनों ने खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया। इस विशेष प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था।
उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। तो बिहार के जमुई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। और अब आगे बढ़ते हुए गुजरात के पोरबंदर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई है। पोरबंदर में करीब 500 किलो ड्रग्स बरामद किया गया। एनसीपी और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई, कल से ही एनसीबी एटीएस की ये कार्रवाई चल रही थी, जिसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स की एक बड़ी खेप को पकड़ा गया है। करीब 500 किलो ड्रग्स बताई जा रही है, जो कि इस कार्रवाई में बरामद की गई। एनसीपी और एटीएस की ये जॉइंट कार्रवाई, जिसमें ये बड़ी सफलता हाथ लगी है अधिकारियों को। संयुक्त कार्रवाई कल से ही इसको लेकर लगातार अधिकारी एक्शन में थे और उसके बाद ये सफलता मिली है अधिकारियों को पोरबंदर में, जहां पर एक ड्रग्स की बड़ी खेप को बरामद करने में कामयाब रही है टीम। जॉइंट ऑपरेशन था ये दोनों ही टीमों का, और इसमें एनसीबी और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान बड़ी खेप गुजरात के पोरबंदर से। और गुजरात के वडोदरा में बेकाबू कार एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान के कई कर्मचारी घायल हो गए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने इस हादसे से जुड़ी हुई गुजरात के वडोदरा का ये बताया जा रहा है, जहां पर बेकाबू कार एक दुकान में जा घुसी और किस तरीके से हादसे में दुकान के कई कर्मचारी भी घायल हो गए। अचानक से ये कार आती है बेकाबू और किस तरह से वहां खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए दुकान में घुस जाती है। कई लोगों को चोट आई है इसमें, जो कर्मचारी इस दुकान के थे। अचानक से बेकाबू ये वैन
जो एक दुकान में घुस जाती है। ये देखिए, पहले एक स्कूटी सवार को भी टक्कर मारती है ये बेकाबू वैन और उसके बाद ये सीधे दुकान में घुस जाती है। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। अब वजह क्या रही, आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ, बेकाबू कैसे हुई ये वैन, ड्राइवर की गलती थी या कोई तकनीकी खामी थी, ये फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने गुजरात के वडोदरा से, जहां पर ये वैन किस तरीके से एक दुकान में जा घुसती है और कई लोग जो बेफिक्र होकर वहां खड़े होते हैं वो इसकी जद में आ जाते हैं। और पटना के दीघा इलाके में भीषण जाम लगा है। पटना में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। पटना में सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा का मौका और गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं लोग। आप जरा तस्वीरें देखिए, आपको खुद समझ आएगा कि कितनी बुरी स्थिति जाम की इस वक्त वहां पर देखने को मिल रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस वजह से यहां पर एक लंबा जाम पटना की सड़कों पर लगा देखा जा सकता है। गाड़ियां जो बेहद धीमी गति से रेंगती हुई आगे बढ़ती दिखाई दे रही, कई किलोमीटर तक आपकी नजर भी जहां तक जाएगी आपको जाम ही जाम दिखाई देगा। दीघा इलाके की ये तस्वीरें हैं। जो इस रास्ते पर पहुंचा वो फंस कर रह गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।